दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान और इस कहानी के लेखक हैं प्रसिद्ध कहानीकार श्री बलवंत सिंह जी। सरदार बलवंत सिंह 20वीं सदी के महान लेखक हुए हैं। आपने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में नाटक, उपन्यास, गल्प और कहानियां लिखी। आपका जन्म 1921 में और मृत्यु 1986 में हुई। बलवंत सिंह जी ने जगह, पहला पत्थर, हिंदुस्तान हमारा, चिलमन जैसे कहानी संग्रह और कालकोस, रात, चोर और चांद, चक पीरान का जस्सा जैसे लाजवाब उपन्यास सृजन किए। आज की कहानी स्वाभिमान उनके कहानी संग्रह चिलमन से ली गई है। आइए शुरू करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व बिहार प्रांत में बड़े जोर का भूकंप आया, जिससे उस स्थान पर भारी तबाही मच गई। भूकंप के बाद रिलीफ का काम शुरू हुआ। मैं उन दिनों इंजीनियर था। इसी रिलीफ के काम के सिलसिले में मुझे बिहार जाना पड़ा। वहाँ जीवन में पहली बार अपनी आंखों से यह देखने का मौका मिला कि प्रकृति कितनी भारी तबाही मचा सकती थी। हमारा दफ्तर मेरे निवास स्थान के निकट ही था। दफ्तर की इमारत भी अभी पूरी नहीं बनी थी। जितने कमरे बन चुके थे उन्हीं में हमारे दफ्तर का काम फैला दिया गया। मेरे कमरे के अतिरिक्त किसी और कमरे में सफेदी भी नहीं हुई थी। मेरे कमरे में फर्श पर सीमेंट का पलस्तर भी नहीं हुआ था, इसलिए भद्दी ईंटों को छिपाने के लिए क्वायर मैटिंग बिछा दी गई थी। इस कमरे में 4 खिड़कियां और 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा हॉल में खुलता था, जहां कई क्लर्क बैठे काम किया करते थे। भूकंप ने एक और खानदान के खानदान दबा कर दिए और दूसरी ओर कई बेकारों के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोल दिए। जब संध्या समय हम लोग टहलने के लिए बाहर निकलते तो जगह जगह धरती मगरमच्छ की तरह मुंह खोले दिखाई देती। झांकने पर इन गहरी दरारों की तह का पता नहीं मिलता था। सर्दियों की एक सुबह को जब मैं दफ्तर पहुंचा तो रघुनाथ ने कागजों का एक बड़ा सा पुलंदा मेरे सामने रख दिया। पिछले 3-4 दिनों से मैं दौरे पर था, इसलिए इतने कागज जमा हो गए थे। पहले रघुनाथ कागज या फाइलें मेरे आगे रखकर फौरन दूसरे कमरे में चला जाता था, लेकिन आज वह हाथ सहलाता हुआ मेरी मेज के निकट ही खड़ा रहा। यह सोचकर कि शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, मैंने नजर उठाकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से मालूम होता था वह किसी गहरे सोच में डूबा हुआ है और कुछ कहना भी चाहता है, लेकिन संकोच के कारण कुछ नहीं कह पा रहा है। इतने में चपरासी खबर लाया कि ठेकेदार देवी दयाल मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उस चापलूस शख्स से मिलना पसंद नहीं करता था। मेरी गैर हाजिरी में मैं कई बार मेरी कोठी के चक्कर लगा चुका था। बच्चों के लिए फल और मिठाइयां भी दे गया था। मैंने उसको बुलवा लिया। इस पर रघुनाथ दूसरे कमरे में चला गया। देवी दयाल जाना और माना हुआ रईस था। इसके बावजूद वह मेरी इतनी ज्यादा चापलूसी करता था कि जी चाहता था कि धक्के देकर उसे बाहर निकलवा दूं। मेरी बेरुखी को देखकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वास्तव में उसका अपना ईंटों का भट्टा था। वह चाहता था कि मेरी सिफारिश से सभी ठेकेदार उसी के भट्टे की ईंटों का प्रयोग करें। देवी दयाल सामने बैठा खुशामद कर रहा था। मेरा ध्यान रघुनाथ की ओर था। रघुनाथ हमारे स्टाफ का सबसे बूढ़ा शख्स था, बल्कि दूसरे तो सबके सब अभी जवान ही थे। 10वीं या 12वीं पास स्टेनोग्राफर, उठने बैठने में होशियार, बातचीत में सभ्य, लेकिन मुझे रघुनाथ पर ही भरोसा था। वह हमेशा रुक रखकर धीमे स्वर में बात करता था। वह वास्तव में बड़ा ही जिम्मेदार व्यक्ति था, इसलिए उसको काम भी ज्यादा करना पड़ता था। नौकरी के लिए भी वह सीधा मुझसे ही मिलने चला आया था। इतवार का दिन था। लंच के बाद मैं आराम करने की सोच ही रहा था कि नौकर ने रघुनाथ का मुलाकाती कार्ड ला कर दिया। मुझे किसी अपरिचित का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। नौकर की जबानी मालूम हुआ कि वे रघुनाथ मुलाजमत के लिए आए हैं। मैंने जबानी जवाब भिजवा दिया कि वे दूसरे दिन मुझे दफ्तर में मिले। इत्तेफाक से उस समय ही मैं
ड्राइंग रूम में से एक पुस्तक लेने के लिए गया। लेटे लेटे किसी पत्रिका या पुस्तक के पन्ने उलटना पलटना मेरी आदत सी हो गई थी। खिड़की में से मुझको रघुनाथ वापस जाता हुआ दिखाई दिया। खद्दर का नील लगा पायजामा पहने था, अंग्रेजी ट्वीट का पुराना गर्म कोट, सिर पर मटमैले रंग की गोल टोपी, घुटनों के आगे उसके पायजामे के पांचों में उभार सा पैदा हो गया था। उसकी यह दशा देखकर मुझे दया आ गई। सोचा बेचारा बूढ़ा आदमी है, इसे बुला लेना चाहिए। नौकर से पीछे भेजकर मैंने उसे ड्राइंग रूम में ही बुलवा लिया। उसने आते ही बेवक्त कष्ट देने के लिए क्षमा मांगी। उसने बताया कि वह मेरा ज्यादा समय खराब नहीं करेगा। वह नौकरी के लिए आया था, पुराना स्टेनो था, हर प्रकार का दफ्तरी और कारोबारी पत्र व्यवहार कर सकता था। मैंने उसे काफी समय तक बिठाए रखा। वह वहीं का रहने वाला था। मैं उससे भूकंप के बारे में प्रश्न करता रहा। उसने आंखों देखी ऐसी घटनाएं बताई जिन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो वह अच्छा खाता पीता व्यक्ति था। उसने अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलवाई। सबसे बड़ा बेटा वेटरनरी डॉक्टरी पास करके सरकारी नौकरी करने लगा। इस पर घर वालों को इत्मीनान हुआ क्योंकि अब वह अपने घर हर महीने कुछ रुपया भेज सकता था। लेकिन जब पूरे दिन आते हैं तो आंख झपकते ही तकदीर का पासा पलट जाता है। उनका भरा पूरा घर तबाह हो गया। लड़के छुट्टियों में घर आए हुए थे। विवाहित लड़कियां भी अपने माता पिता से मिलने उनके पास आई हुई थी। कौन जानता था कि वे सब भूकंप का शिकार हो जाएंगे। लगता था कि प्रकृति ने साजिश कर रखी थी, इनके घर के सब व्यक्तियों को इकट्ठा करके कुचल दिया जाए। अब घर में रघुनाथ की आधी पागल पत्नी, उसकी विधवा बहन और उसका 3 वर्ष का पोता रह गया था। सबसे बड़ा लड़का जो भूकंप से बच गया, उसे टीबी हो गई। बाप ने रही सी पूंजी उसके इलाज पर खर्च कर दी, परंतु उसे मौत के चंगुल से नहीं बचा सका। रघुनाथ की आत्मकथा सुनकर मन को विश्वास नहीं होता था कि प्रकृति इस कदर कठोर भी हो सकती है, लेकिन उसकी हर बात ठीक थी। शाम की चाय के बाद जब रघुनाथ विदा होने लगा तो मैंने कहा, रघुनाथ जी, इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी आपका यह साहस और हौसला देखकर मैं आपका बड़ा सम्मान करने लगा हूँ। वह छड़ी से जमीन कुरेदने लगा और बोला, बहुत मेहरबानी आपकी। पल भर मौन रहने के बाद मुझसे नजर मिलाने से कतराते हुए बोला, इन दुखों के कारण मेरी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। मैं अक्सर कई बातें भूल जाता हूँ। पहली मुलाकात के बाद जब रघुनाथ चला गया तो मैं बहुत देर तक उसी के विषय में सोचता रहा। उसकी मौजूदगी से मुझे यह इत्मीनान हो गया कि दफ्तर में कम से कम एक ऐसा जिम्मेदार शख्स आ गया था जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। नए नए क्लर्क अपने कर्तव्य को बिल्कुल नहीं समझते थे। रघुनाथ इतना तजुर्बेकार था कि कई बार मैं उससे सलाह मशवरा भी कर लिया करता था। जरूरी काम पड़ जाने पर मैं बड़े इत्मीनान से दौरे पर चला जाता। मेरी गैर हाजिरी में दफ्तर के काम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाती थी। जो जो दिन गुजरते गए त्यों तो मेरा हृदय रघुनाथ की तरफ और भी खिंचने लगा। उसकी बात हरकतों से मेरा मन बहुत ही प्रभावित होता और इसके साथ ही दिल में चुभन सी महसूस होती। उसके कोट का कॉलर गर्दन के करीब से फट गया था। वह कमीज के कॉलर को उस पर चढ़ाकर उसे छिपाए रखता। कभी ऐसा भी होता कि वह फाइल लिए मेरे कमरे की ओर बढ़ता और फिर पर्दे के निकट पहुंचकर एकदम रुक जाता। मैं समझ जाता कि इस समय वह कोट के कॉलर पर कमीज का कॉलर चढ़ा रहा है। उसकी सरी कमीजों के कफों के फूसड़े उड़ चुके थे। जब कभी कफ कोट के आस्तीन से बाहर निकल आते तो उलझे उलझे कटे फटे धागे दिखाई देने लगते। वह जख्मी कबूतर की तरह उंगलियों से कफों को कोट के बाजुओं के भीतर कर लेता। यद्यपि वह यह सब हरकतें इस अंदाज से करता कि मुझको पता न चलने पाए, लेकिन मेरी तीव्र और उत्सुक दृष्टि से उसकी कोई हरकत छिपी नहीं रह सकती थी। आज देवी दयाल मेरे सामने बैठा न जाने क्या क्या कहे जा रहा था। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। मैं उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था, लेकिन मैं क्या कह रहा था इसकी ओर मेरा ध्यान नहीं था। आखिर मैंने उससे कुछ कह सुनकर टाल दिया। देवी दयाल के चले जाने के बाद मैं रघुनाथ का इंतजार करने लगा। वह अपने काम में व्यस्त रहा।
2-3 बार बिना प्यास के चपरासी से पानी मंगा कर पिया। उठकर टहलता रहा। खिड़की के आगे खड़े होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता रहा ताकि रघुनाथ को मालूम हो जाए कि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूँ और वह चाहे तो मुझसे मिल सकता है। वह फिर भी नहीं आया। शाम को दफ्तर का समय समाप्त हो जाने पर सारा स्टाफ इसकी प्रतीक्षा किया करता था कि मैं अपने कमरे में से बाहर निकलूं तो वे भी घर की ओर चल दें। मैंने चपरासी से कहलवा दिया कि आज स्टाफ को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। यह खबर मिलते ही वे सब बड़े कमरे से बाहर निकल पड़े। वे स्कूल के विद्यार्थियों की तरह एक दूसरे को छेड़छाड़ करते हुए चले जा रहे थे। रघुनाथ उनमें नहीं था। चपरासी ने बताया कि बाबू रघुनाथ भी काम कर रहे थे। सिगरेट सुलगाकर मैं भी एक पैर पर झुक गया। 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद रघुनाथ अंदर आया। मैंने कलम एक और रखकर उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराकर बोला, क्या आपका काम समाप्त नहीं हुआ? आज दोपहर को भी आपने आराम नहीं किया? अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो फरमाइए। मैं हंस दिया और कुछ बेतकल्लुफी से बोला, आप बुजुर्ग हैं, खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? आप बाहर लाइन में बैठना चाहें तो कुर्सियां निकलवा दूं? नहीं रघुनाथ जी, मुझे अभी थोड़ा काम भी देखना है। मैंने अनुमान लगाया कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन संकोच में पड़ा था। इधर उधर की बातें होती रही। अंत में मैं कुछ रुक रुक कर बोला, अच्छा तो आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं चला जाऊं? अपने मन की बात उसने अब भी नहीं कही। मुझे निराशा तो हुई, फिर भी मैंने हंसकर उत्तर दिया, हाँ हाँ जरूर। उसने खांस कर छड़ी उठाई। टोपी को सर पर ठीक करते हुए वह रुक रुक कर दरवाजे की ओर बढ़ा। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने आवाज दे दी, रघुनाथ जी। वह खामोश खड़ा खोई खोई नजरों से इधर उधर देखने लगा। शायद उसके कंठ से कोई आवाज भी निकली, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं फिर बोला, कहिए ना। मैं उसने उचटती हुई नजरें मुझ पर डाली, मुझको। मैं कुछ घबरा सा गया। मैंने कुर्सी को इशारा करते हुए कहा, कुर्सी पर पधारिए और इत्मीनान से मन की बात कहिए। वह बैठ गया। धीरे से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं खिलखिलाकर हंस दिया, रघुनाथ जी आज तो आपने तकल्लुफ की हद कर दी, तौबा। छड़ी की नोक से फर्श को धीरे से बजाते हुए मानो बड़े साहस से काम लेकर उसने कहा, मुझे 5 रुपए की दरकार है। 5 रुपए? मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे चेहरे पर गहरे सोच विचार के चिन्ह देखकर उसने कहा, उस दिन आपको किसी को देने के लिए 5 रुपए की जरूरत पड़ी थी। आपने मुझसे ही 5 का नोट मांग लिया और साथ ही यह भी कह दिया था कि अगर आप भूल जाएं मैं आपको याद दिलाकर रुपए वापस ले लूं। मैंने उत्तर दिया था कि 5 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं कि मैं आपको याद दिलाता फिरूं। सच पूछिए, मैं बिल्कुल भूल गया था। आप जानते ही हैं मेरी स्मरण शक्ति कितनी कमजोर हो चुकी है। लेकिन कल शाम उसको न मालूम किस तरह ये बात याद आ गई। मुझे आशा है आप भूले नहीं होंगे। हाँ, अब मुझे अच्छी तरह याद आ गया। रघुनाथ पर मुझे अविश्वास तो नहीं था, लेकिन मुझे खेद इस बात का था कि मैं उस गरीब के 5 रुपए वापस करना भूल क्यों गया। वह रुपए, लेकिन मैंने तो वे रुपए वापस कर दिए थे। दूसरे ही दिन मैंने रघुनाथ को अपने कमरे में बुलाकर 5 रुपए का नोट लौटा दिया था। जिंदगी भर में लेन देन के मामले में कभी नहीं चूका। उधर रघुनाथ मुझसे क्षमा मांग रहा था। इधर मैंने दराज में पड़ी अपनी नोटबुक के पन्ने चुपके से उलटकर देखा। बेशक अक्टूबर की 7 तारीख को रघुनाथ से मैंने 5 रुपए लिए थे। वह मैंने नोट कर लिए थे। दूसरे दिन रुपए वापस करने के बाद मैंने उसी रकम के आगे अंग्रेजी में पेड लिखकर 8 अक्टूबर की तारीख भी डाल दी थी। मैं रघुनाथ को विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं ऐसा गैर जिम्मेदार और भुलक्कड़ व्यक्ति नहीं कि उसका रुपया लेकर भूल जाता। मैंने उसे याद दिलाने के लिए कहना शुरू किया, रघुनाथ जी, मैंने आपको वह रुपये, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। शर्म के मारे मेरी आंख नहीं उठ पाती। क्या कहूँ, जरूरत ही कुछ ऐसी आ पड़ी है, वरना मैं इतनी मामूली रकम के लिए तकाजा न करता। उसने मेरी बात काट कर कहा। मैं खामोश रह गया। वह पानी पानी हुआ जा रहा था। उसकी नजरें फर्श पर गड़ी हुई थी, जैसे वे मारे शर्म के धरती में समा जाना चाहता है। मैं फौरन ही बोल उठा, नहीं नहीं रघुनाथ जी, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए।
न जाने कैसे ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। मुझे आपके 5 रुपये लौटाने हैं। इस पर रघुनाथ की आंखों से आंसू टपक पड़े। बोला, आपसे क्या छिपाना, कल भी घर पर रोटी नहीं पकी, आटा ख़त्म है, घी ख़त्म है, सब्जी के लिए पैसे नहीं, उधार सौदा लेने या किसी के आगे हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं। घर की स्थिति इतनी ख़राब न होती तो मैं आपको 5 रुपये वाली बात कभी याद न दिलाता। मैंने उसका हाथ थाम लिया। आपको कितने रुपए की ज़रूरत है? मेरा मतलब है तनख्वाह मिलने पर आप मुझे रुपए वापस दे दीजिएगा। उसके चेहरे पर दुख और दर्द के चिन्ह उत्पन्न हो गए। मैंने आपको घर की दशा इसलिए बताई थी ताकि आप मुझे ओछा और नीच न समझने लगें। मैं सिद्धांतवादी इंसान हूँ, इसे चाहे मेरा दुर्भाग्य कहिए, लेकिन मेरे अंदर स्वाभिमान भी कुछ ज़्यादा ही है। यह है तो गुस्ताखी कि आप ज़्यादा रुपए देकर मेरी मदद करना चाहें और मैं इनकार कर दूं। लेकिन मैंने आज तक न किसी के सामने हाथ फैलाया, न कभी एक कौड़ी का कर्ज स्वीकार किया। सारी उम्र तो इसी तरह गुजर गई। अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में मैं अपने सिद्धांत से गिरना नहीं चाहता। आप बुरा न मानिएगा। मैंने चुपचाप बटुआ खोला और 5 रुपए का एक नोट निकालकर मेज पर रख दिया। रघुनाथ ने कांपती हुई उंगलियों से उस नोट को उठाकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। फिर अपने माथे से पसीने की बूंदें पहुंचते हुए वह लौटा और दरवाजे पर पर्दा हटाकर लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकल गया। तो मित्रों, श्री बलवंत सिंह जी की लिखी हुई ये कहानी स्वाभिमान यहाँ समाप्त होती है। फिर किसी एक अन्य प्रसिद्ध कहानीकार की कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत आभार। हिंदी साहित्य की स्तरीय कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल सोल अड्डा विद आलोक को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आभार।